नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में, जिन्हें पूरी दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। हमारे पास जो जानकारी है वो विकिपीडिया के कुछ अहम हिस्सों से ली गई है और आज हम गांधी के सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब एक वकील से राष्ट्रपिता बनने तक का सफ़र, और साथ ही उनके अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांत और भारत की आज़ादी की लड़ाई में उनकी भूमिका, इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कैसे लंदन में कानून पढ़ने वाला एक शर्मीला नौजवान पहले दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकारों के लिए लड़ता है और फिर भारत लौटकर स्वतंत्रता संग्राम का चेहरा बन जाता है। गांधी का जन्म तो गुजरात में हुआ था। लंदन में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था मांस, शराब और महिलाओं से दूर रहने का। हाँ, और वहीं वो शाकाहारी सोसाइटी से जुड़े, भगवत गीता पढ़ी। ये उनके विचारों के बनने के शुरुआती दिन थे। कहते हैं शुरुआत में काफी झिझक थी उनमें बोलने में, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक भाषण का अभ्यास किया। बिल्कुल। और फिर आता है उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़, दक्षिण अफ्रीका 1893 में। अच्छा। हाँ, एक मुकदमे के लिए गए थे, लेकिन 21 साल वहीं रह गए। और वहां जो नस्लीय भेदभाव उन्होंने झेला, वो शायद हम आज सोच भी नहीं सकते। जैसे कि अरे, उन्हें फर्स्ट क्लास ट्रेन के डिब्बे से भाग फेंक दिया गया, पगड़ी पहनने पर आपत्ति जताई गई, उसे उतारने को कहा गया, गोरों के लिए बने फुटपाथ पर चलने तक नहीं दिया गया। ओह, ये तो वाकई बहुत अपमानजनक रहा होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं थे। मुझे लगता है शायद इन्हीं अनुभवों ने उन्हें जगाया। उन्हें समझ आया कि ये अन्याय सिर्फ उनके साथ नहीं, पूरे भारतीय समुदाय के साथ हो रहा है, और फिर अफ्रीकियों के साथ भी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका एक तरह की प्रयोगशाला बनी उनके लिए, जहां उन्होंने सत्याग्रह को आजमाया? हाँ, काफी हद तक। वही 1894 में उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस बनाई और 1906 में पहली बार सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। सत्याग्रह यानी सत्य पर टिके रहना और अहिंसक प्रतिरोध। बिल्कुल, सत्य के लिए आग्रह। शुरुआत में उनका ध्यान वहां बसे भारतीयों के अधिकारों पर ज्यादा था, ये सच है, लेकिन धीरे धीरे उनका दायरा बढ़ा। उन्होंने अफ्रीकी लोगों के प्रति हो रहे अन्याय को भी समझना शुरू किया। तो हाँ, दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें लड़ना सिखाया, पर अपने तरीके से। और फिर 1915 में वो भारत लौटे। और ये अनुभव उनके बहुत काम आए होंगे यहाँ। जाहिर है, आते ही वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। पहले चंपारण 1917 में, हाँ, बिहार के नील किसानों के लिए। हाँ, सुना है। फिर 1918 में खेड़ा, गुजरात में। ये दोनों आंदोलन सफल रहे और इससे गांधी जी को एक राष्ट्रीय पहचान मिली। और फिर वो कांग्रेस से जुड़ गए। हाँ, 1921 में उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला और असहयोग आंदोलन शुरू किया। यहीं से स्वदेशी का विचार भी बहुत मजबूत हुआ। स्वदेशी मतलब सिर्फ खादी पहनना नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये एक आर्थिक रणनीति थी। ब्रिटेन पर भारत की निर्भरता कम करना, आत्मनिर्भर बनना। खादी उसका एक प्रतीक बन गया। अच्छा। फिर 1930 का वो दांडी नमक मार्च, करीब 400 किलोमीटर पैदल, ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ एक सीधी चुनौती, उसने पूरे देश को हिला दिया। हाँ, वो तो ऐतिहासिक था। और फिर 1942 में भारत छोड़ो का नारा, ये एक तरह से आज़ादी के लिए आखिरी बड़ी लड़ाई का बिगुल था। और इन सब आंदोलनों के लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, कई साल जेल में बिताए। अगर उनके दर्शन की बात करें तो सत्य और अहिंसा, ये दो शब्द सबसे पहले आते हैं। इन्हें थोड़ा और समझाएंगे? देखिए, सत्य उनके लिए सिर्फ सच बोलना नहीं था, वो सत्य को ईश्वर मानते थे। और इसी सत्य पर टिके रहने की ताकत से निकला सत्याग्रह, जिसे वो आत्मबल कहते थे। मतलब अन्याय का सामना अपने नैतिक बल से करना, शारीरिक बल से नहीं। और अहिंसा? अहिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा न करना नहीं था, बल्कि मन से, वचन से और कर्म से किसी भी तरह की हिंसा न करना। पर इसमें एक पेच है। क्या? गांधी अहिंसा को कायरता का बहाना नहीं मानते थे। उनका साफ कहना था कि अगर हिंसा और कायरता में से चुनना पड़े तो हिंसा बेहतर है। उनके लिए अहिंसा बहादुरों का हथियार थी, डरपोकों का नहीं। और ये विचार उन्हें हिंदू, जैन, बौद्ध परंपराओं से मिले थे। ये दिलचस्प है। अब बात करते हैं आजादी और विभाजन की। गांधी ने तो धार्मिक आधार पर बंटवारे का कड़ा विरोध किया था। हाँ, बहुत विरोध किया। लेकिन 1947 में आज़ादी मिली, पर देश पट गया। और उसके बाद जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की, वो भयानक थी। हाँ, वो बहुत दुखद दौर था। गांधी जी के लिए बहुत बड़ा सदमा था। वो शांति कायम करने के लिए दंगा प्रभावित इलाकों में गए, बंगाल, दिल्ली, लोगों से मिले, शांति के लिए उपवास रखे। उनका आखिरी उपवास भी तो शायद इसी सिलसिले में था। जी,
जनवरी 1948 में दिल्ली में। वो चाहते थे कि शहर में शांति बहाल हो और भारत सरकार समझौते के तहत पाकिस्तान को उसके बकाया राशि दे। माहौल बहुत तनावपूर्ण था और इसी माहौल में 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो गांधी का जीवन एक वकील से शुरू होकर महात्मा और फिर राष्ट्रपिता बनने तक की एक असाधारण कहानी है। दक्षिण अफ्रीका के वो साल, भारत का स्वतंत्रता संग्राम और सत्य और अहिंसा पर उनका वो अटूट विश्वास। हाँ, और उनकी विरासत देखिए जटिल है। आज भी करोड़ों लोग उन्हें पूछते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग उनकी नीतियों, उनके कुछ विचारों की आलोचना भी करते हैं। ये भी सच है। सही कहा। लेकिन एक बात तय है, अहिंसक प्रतिरोध के एक ग्लोबल सिंबल के तौर पर उनका स्थान खास है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हों या नेल्सन मंडेला, कई बड़े नेताओं ने उनसे प्रेरणा ली। आइंस्टाइन ने भी तो कहा था उनके बारे कुछ। हाँ, आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद मुश्किल से यकीन करेंगी कि हाड़ मास का ऐसा कोई इंसान कभी इस धरती पर चला था। और उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाना, ये उनके वैश्विक प्रभाव को ही दिखाता है। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, आज की दुनिया जो इतनी जटिल है, कई बार हिंसक भी लगती है, इसमें गांधी के वो सिद्धांत सत्य, अहिंसा, आत्मबल, ये कितने प्रासंगिक हैं? क्या आज भी इन तरीकों से बड़े बदलाव लाए